कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं यूक्लिड ज्यामिति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले उन विद्यार्थियों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। कक्षा 9 अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति एक परिचय। सर्वप्रथम हम यहाँ ये जानते हैं कि ज्यामिति है क्या, ज्यामिति की आवश्यकता क्यों हुई। ज्यामिति शब्द को अंग्रेजी की भाषा में ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मैट्रिन। अर्थात जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मैट्रिन का मतलब होता है मापना, पृथ्वी को मापना। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यामिति की आवश्यकता पृथ्वी के मापन से प्रारंभ हुई हो। प्राचीन काल में ज्यामिति के उपयोग की जानकारी सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखाई पड़ती है। यह जानकारी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलती है। मिस्र की सभ्यता, यूनान, बेबीलोन में भी ज्यामिति का प्रयोग देखा गया है। इन स्थानों में सड़क निर्माण, घर निर्माण, कुएं का निर्माण आदि के माध्यम से ज्यामिति के प्रयोग की जानकारी मिलती है। हमारे भारतवर्ष में ज्यामिति का प्रयोग कब हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष में ज्यामिति का प्रयोग होता रहा है। यज्ञ वेदियों का निर्माण का कार्य प्राचीन काल से भारतीयों के ज्यामिति ज्ञान को प्रदर्शित करता है। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही पूजा पाठ इत्यादि अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदियों का निर्माण होता है, जिससे पता चलता है कि हम ज्यामिति के ज्ञान को रखते थे। मिस्र, बेबीलोनिया, चीन, भारत और यूनान में लगभग एक साथ ही ज्यामिति का अध्ययन प्रारंभ हुआ, लेकिन यूनानियों ने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्नति की है। ज्यामिति की परिभाषा। ज्यामिति को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों का अध्ययन होता है उसे ज्यामिति कहते हैं। अब हम ये जानते हैं ज्यामिति के क्षेत्र में किन किन गणितज्ञों ने कार्य किया है। सर्वप्रथम प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने बताया कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। वृत्त का व्यास केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है त्रिज्या का दूना, वह वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। ये बताया प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स ने। थेल्स के शिष्य पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध को बताया था, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। 300 ईस्वी पूर्व यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड ने एलिमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ रहे हैं। ज्यामिति के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। यूक्लिड ने अपने ग्रंथ एलिमेंट में अनेक परिभाषाएं, अभिग्रहित एवं अभिधारणाओं का वर्णन किया है। यूक्लिड को सम्मान देने के लिए ही गणित की इस शाखा को यूक्लिड की ज्यामिति कहा जाता है। यूक्लिड की परिभाषाएं। यूक्लिड ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले उन्होंने बिंदु की परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अर्थात बिंदु जैसे हम किसी पेन से बना देते हैं, ऐसे डॉट बना देते हैं, ये बिंदु है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फिर दूसरा बताया कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। हम कोई रेखा खींचते हैं, ये हमने रेखा खींची, उन्होंने रेखा को कहा कि रेखा की केवल लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा है तीसरा कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, रेखा के जो सिरे हैं वो बिंदु होते हैं। और चौथा उन्होंने यूक्लिड ने बताई है, उन्होंने कहा एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसको समझना जरूरी है कि एक रेखा जब हम खींचते हैं वह रेखा बिंदुओं से निर्मित होती है। अगर हम बिंदुओं को पास में बनाते जाएंगे, एक दूसरे के पास में बिंदु को ड्रॉ करते जाएंगे, तो हम क्या पाएंगे कि यह क्या बन गई, एक रेखा बन गई। अर्थात एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। पांचों भाग उन्होंने बताया कि एक पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ये एक पृष्ठ है, ये एक तल है, इसमें ये देखिए ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। ये इसको हम लंबाई कहेंगे और इसको चौड़ाई कहेंगे। अर्थात पृष्ठ वह होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। किसी पृष्ठ के किनारे
रेखाएं होती हैं। और उन्होंने बताया छठे भाग में कि किसी पृष्ठ के किनारे, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के किनारे देखो ये किनारा क्या है, ये रेखाएं बनाता है, ये लंबाई भी रेखा है, चौड़ाई भी रेखा। तो पृष्ठ के किनारे क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। फिर उन्होंने बताया सातवां, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। अर्थात किसी पृष्ठ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, जैसे ये हमारा पृष्ठ है, अगर हम रेखाएं खींचते जाएंगे तो हमारा पृष्ठ बन जाएगा। आप इस ढंग से समझिए, ये स्केच पेन, ये रेखा मान लीजिए, ये देखिए, ये हम रेखाएं खींचते जाते हैं, ये भी एक रेखा हो गई, ये भी रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, देखिए ध्यान से, ये रेखा हो गई, ये इस प्रकार हमने बहुत सारी रेखाएं खींच दी, तो क्या बन गया, ये पृष्ठ बन गया, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। अब हम यूक्लिड के अभिगृहीतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट में 23 अभिगृहीतों का वर्णन है, जिसमें से कक्षा 9 में केवल 7 अभिगृहीतों को लिया गया है। पहली अभिगृहीत है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अर्थात अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, वो किसी तीसरी वस्तु के बराबर हैं, तो वे आपस में बराबर होंगी। देखिए, ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और ये दूसरी वस्तु ये है। वो तीसरी वस्तु, ये तीसरी वस्तु और ये तीसरी वस्तु के बराबर है, ये तीसरी वस्तु इसके बराबर है और ये तीसरी वस्तु इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। फिर से हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। तीसरी वस्तु एक और है जो इसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये तीसरी वस्तु इसके भी बराबर है। देखिए, तो इसका मतलब ये जो पहले वाली दोनों थी, ये भी आपस में बराबर होंगी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। यही कहना चाहते थे यूक्लिड। दूसरी अभिगृहीत है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। हमारे पास दो बराबर वस्तुएं हैं, ये दो स्केच पेन हैं और दो बराबर इनके ढक्कन भी हमारे पास हैं। अब इन दोनों बराबरों में जोड़ते हैं हम। ये हमने ये जोड़ दिया और दूसरे में भी जोड़ दिया, ये देखिए ढक्कन लगा दिए। तो अब बराबरों को बराबर में जोड़ने पर पूर्ण भी बराबर हो गए, बराबरों को बराबर में जोड़ने पर पूर्ण भी बराबर हो गए। अगला है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। दो बराबर हैं हमारे पास, ये बराबर है, इन बराबरों में से बराबर घटाया जाता है। ये जो बराबर ढक्कन है, इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। ये अगर हमने ढक्कन हटा दिए तो जो शेषफल आया वो भी बराबर हुआ। अगर बराबरों में से बराबर घटाया जाए, जो शेष बचता है वो भी बराबर होता है। चौथी अभिगृहीत है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। संपाती का मतलब, अगर दो वस्तुएं हमारे पास हैं, ये दो वस्तुएं, अगर एक के ऊपर एक रख देते हैं तो हमें लगता है कि ये एक ही है, तो इस प्रकार इन वस्तुओं को कहते हैं संपाती। तो अगर जो संपाती होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। पांचवी अभिगृहीत बताई है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये हमारे पास स्केच पेन है, ये पूर्ण है, इसका भाग करते हैं हम। देखिए, इसका भाग करते हैं, इसका ढक्कन हटा देते हैं। पहले पूर्ण कैसे था, पूर्ण ढक्कन मिला करके पूर्ण हुआ, हमने ढक्कन हटा दिया तो इसके दो भाग बन गए, दो भाग बन गए। अर्थात पहले ये ऐसा था, पहले ये ऐसा था, हमने इसके दो भाग कर दिए, नीचे वाला भाग अलग हो गया, ये हटा दिया। तो देखिए, ये पूर्ण इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, क्योंकि इसके भाग है ना, ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। छठा है, एक ही वस्तु के दुगुने बराबर होते हैं। हमारे पास ये एक वस्तु है, इसका दो गुना ले आते हैं, दो ऐसे ही ले आते हैं। ये एक ये है और ये एक ये है, ये ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल बराबर है, बराबर है। तो ये इसके दुगुने, ये दुगुने ये भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात एक ही वस्तु के दुगुने आपस में बराबर होते हैं। आप स्केच से भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक स्केच है, इसके बराबर हम दो स्केच ले आते हैं, दो स्केच ले आते हैं, ये दुगुने दो स्केच ले आए इसी के बराबर, ये दोनों भी आपस में क्या हुए, बराबर हुए। अर्थात एक ही वस्तु के दुगुने आपस में बराबर होते हैं। सातवीं अभिगृहीत है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। हमारे पास ये एक वस्तु है, ठीक है, इसके आधे कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं हम, ठीक बराबर में आधा कर देते हैं। देखिए, अगर हम आधा कर देंगे, देखिए
ये एक ही वस्तु के आधे हो गए, एक ही वस्तु के आधे हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये यूक्लिड ने बताया कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यूक्लिड की अभिधारणाएं। अब हम यहाँ पर जानेंगे यूक्लिड ने क्या क्या अभिधारणाएं बताई हैं। पहला उन्होंने बताया है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों बिंदु से मिला होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आप यहाँ पर तो एक बिंदु से तो आप अनेक रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भी खींच सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाते हुए केवल आप एक ही रेखा खींच सकते हैं। अर्थात हम ये भी जान सकते हैं यहाँ से कि किसी रेखा का निर्धारण करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दो बिंदु से होकर केवल एक रेखा जा सकती है। दूसरी अवधारणा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास एक शांत रेखा है, ये रेखा है, इसको हम अनिश्चित रूप से इधर को भी बढ़ा सकते हैं, इधर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक शांत रेखा को दोनों ओर कहीं भी कितना भी लंबा हम कर सकते हैं, अर्थात उसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तीसरी अवधारणा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर केंद्र मानते हैं, अगर हम कोई एक त्रिज्या लें, माना 5 सेंटीमीटर लें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से केवल एक वृत्त खींचा जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जाएगा। यही उन्होंने बताया कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अभिधारणा उन्होंने बताई, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमारे पास समकोण है, माना ये 90 अंश का कोण बनाते हुए ये समकोण है, ये समकोण है, ठीक है। तो ये समकोण आपस में बराबर होते हैं, सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। पांचवी अवधारणा है, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है AB, दो सीधी रेखाएं, एक रेखा है CD, ये दो सीधी रेखाएं। इस सीधी रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिरती है, ये PQ रेखा गिरती है। ये इस प्रकार गिरती है कि ये अंतःकोण बना रही है। देखो, ये अंदर के कोण हो, एक और के अंतःकोण ये हो गए, दूसरी तरफ के अंतर को ये हो गए। ध्यान से देखिए, अब ये दोनों सीधी रेखाएं अगर हम इनको मिलाएंगे, ये किस ओर मिलेंगी? अगर आप देखिए चित्र से देखिए, ये इस ओर मिलेंगी, इस ओर मिलेंगी। क्यों मिलेंगी ये? क्योंकि इधर जो दोनों कोण है ना, ये वाले, एक ये और एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का योग जो है दो समकोण से कम होगा, अर्थात 180 अंश से कम होगा। जिधर इन दोनों का योग 180 से कम होगा उधर ही मिलेंगे। अगर इन रेखाओं को हम पीछे को बढ़ाएंगे ऐसे, ये और इसको भी पीछे को बढ़ाएंगे, तो ये इधर ही साइड मिलेंगी। इस साइड ये फैलती रहेंगी, इस साइड फैलती रहेंगी, यहाँ नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि यहाँ पर अंतःकोण का योग जो है दो समकोण से अधिक है। जिधर अंतःकोण का योग दो समकोण से कम होगा उधर ही मिलेंगी। वीडियो देखने का आभार। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। विषय से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्ति के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर अवश्य जाएं।